हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूरुद्रम। और आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट। फंडामेंटल ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और बेसिक में सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे कि भाई जो फर्स्ट टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फोर्स एंड देयर इफेक्ट है। तो टाइप्स ऑफ फोर्स और देयर इफेक्ट को समझने से पहले हम बेसिक को पढ़ेंगे, यानी ये इसी का बेसिक है। जो टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं उनके इफेक्ट क्या होते हैं वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर हम आपको आज बेसिक समझाएंगे। जैसे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का बेसिक क्या है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स होती क्या है ये बताएंगे, फोर्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, कपल क्या होता है। ये बेसिक आपको आने चाहिए, क्योंकि जब ये बेसिक आपको समझेंगे तभी आप टाइप्स ऑफ फोर्स उनके इफेक्ट को समझ सकते हैं। क्योंकि जो फोर्स का इफेक्ट होता है वो मूवमेंट का भी हो सकता है, मूवमेंट भी एक तरह का फोर्स ही है। तो बेसिक पढ़ना जरूरी है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हम उठाते हैं यहाँ से, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है इसे समझते हैं और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को पढ़ते हैं। देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जैसे कि आपने 12th लेवल पर फिजिक्स पढ़ी होगी, केमिस्ट्री पढ़ी होगी, मैथ पढ़ा होगा, मेन सब्जेक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड यही रहते हैं। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फिजिक्स की ही एक ब्रांच है। फिजिक्स से ही इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का एड को लिया गया, यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर बेसिक की बात करूं, इसका बेसिक आपने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा 12th लेवल पर। तो यहां पर देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, वो ब्रांच है फिजिकल साइंस। फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स की। फिजिकल साइंस वो मतलब ये मत मान लेना कि जो बॉडी वाला साइंस होता है वो वाला फिजिकल साइंस नहीं है। ये एक फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स की एक ब्रांच है जो बताती है कि कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है, और कोई बॉडी रेस्ट या मोशन में है, उस पर कोई हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उस फोर्स का उस बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर बॉडी आपकी रेस्ट में है तो फोर्स लगाने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, और बॉडी आपकी मोशन में है तब फोर्स लगाने पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसका यहां पर आपको पता चले। ठीक है नहीं। तो देखिए इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस, या फिजिकल साइंस की जगह आप फिजिक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको एक कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसकी जगह आप फिजिक्स वर्ड भी यूज कर सकते हैं। दैट इज कंसर्न विद द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ बॉडी सब्जेक्टेड टू द एक्शन ऑफ फोर्स। यानी कोई भी बॉडी आपकी रेस्ट में है या मोशन में है और उस पर आप क्या कर रहे हैं, एक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो फोर्स अप्लाई करने के बाद बॉडी पर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, यह है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। क्लियर हो गई बात। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यही बताती है कि बॉडी पर फोर्स का क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर हो गई बात। चलिए, तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपका बेसिक सब्जेक्ट हो गया, विच डिस्क्राइब एंड प्रेडिकेट द इफेक्ट ऑफ फोर्स और रिजिड बॉडी। अब रिजिड बॉडी क्या होती है, देखिए रिजिड बॉडी एक इस तरह की बॉडी होती है जिस पर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी की डायमेंशंस में चेंज नहीं होगा, यानी बॉडी की जो शेप है, शेप में चेंज नहीं होगा, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन उसकी जो डायमेंशन है या उसकी जो क्या कहते हैं, उसकी जो शेप है वो एज इट इज रहेगी। उसे रिजिड बॉडी कहा जाता है। ठीक है नहीं, कि फोर्स लगाने पर शेप में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो ये आपका हो गया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है। इसमें बस हम यही समझते हैं कि भाई किसी भी बॉडी का, किसी भी फोर्स का बॉडी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वो बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखें, जैसे कि हमने बात की थी कि भाई जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स आपका फिजिक्स का ही एक पार्ट है। तो यहां पर देखिए मैंने एक चार्ट बनाया है, जैसे कि आप यहां पर अब इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इंजीनियरिंग में आप मैकेनिक्स पढ़ेंगे, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। तो ये सारे पार्ट फिजिक्स से ही लिए गए। फिजिक्स से फोर्स को ले लिया तो मैकेनिक्स बन गई, फिजिक्स से हमने हीट को ले लिया तो थर्मोडायनेमिक्स बन गई, फिजिक्स से हमने इलेक्ट्रिक, आपने जो पढ़ा होगा भी, कैपेसिटर पढ़े होंगे, करंट पढ़ा होगा, इन्हें ले लिया तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल बन गई। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके फिजिक्स से ही निकले हैं। जिसका फिजिक्स मजबूत है, जो फिजिक्स में अच्छा है, उन्हें इन सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम केवल मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स और इलेक्ट्रिक जो है आपका, इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैकेनिक्स आगे जाके दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट आपका आता है स्टैटिक्स, एक आपका आता है डायनेमिक्स। स्टैटिक का मतलब तो ये हो गया कि बॉडी आपकी स्टेट में है, बॉडी आपकी रेस्ट में है, और डायनेमिक का मतलब हो गया कि बॉडी आपकी मोशन में। डायनेमिक का क्या मतलब है कि बॉडी आपकी मोशन में है। मोशन में भी डायनेमिक दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक काइनेमेटिक्स और एक काइनेटिक।
इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये भी आपको बताऊंगा। तो फिलहाल तो हमें सिर्फ ये जो ब्रांच है मैकेनिक्स की ये पढ़नी है। यहाँ तो मैंने आपको समझाया है कि फिजिक्स को 3 पार्ट, फिजिक्स से आपके अलग अलग इंजीनियरिंग बन जाती है, अलग अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब फिजिक्स से ही निकले हुए सब्जेक्ट है। और यहाँ पर मैकेनिक्स आपकी फिर आगे जाके 2 पार्ट में डिवाइड होती है, स्टैटिक डायनेमिक, और डायनेमिक फिर काइनेटिक और काइनेमेटिक में आपकी यहाँ पर डिवाइड हो जाती है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है वो तो मैंने आपको बता दिया। अब स्टैटिक क्या है, डायनेमिक क्या है, काइनेटिक और काइनेमेटिक्स क्या है, क्योंकि डायनेमिक को मैंने आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये क्या है इनकी बात करते हैं। तो यहां पर देखिए सबसे पहले स्टैटिक्स की बात करते हैं कि स्टैटिक्स क्या है। तो स्टैटिक्स देखिए, स्टैटिक्स डील्स विद इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्स। आपकी स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक आपकी डील करती है, किसमें डील करती है स्टैटिक? जहां बॉडी आपकी इक्विलिब्रियम में होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि बॉडी या तो रेस्ट में है या तो अपनी पोजीशन में एज इट इज बनी हुई है, और अगर वो मोशन में भी है तो मोशन में भी वो एक कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। उसके अंदर ना तो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है ना उसके मोशन में चेंज हो रहा है, वो भी आपके इक्विलिब्रियम में कही जाएगी। जैसे कि कोई बाइक है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से यानी वेलोसिटी से चल रही है, वेलोसिटी में डायरेक्शन और आपका जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है, तो वो भी आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाएगी। अगर उसका वेलोसिटी ज्यादा होती है कम होती है तो उसके वो फिर इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर कोई बॉडी अपनी एज इट इज पोजिशन में बनी हुई है, चाहे वो रेस्ट में हो या वो एक यूनिफॉर्म मोशन में हो, तो वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन कहलाती है। तो स्टैटिक्स के अंदर हम उसी इक्विलिब्रियम की डील करते हैं। देखिए, स्टैटिक्स डील विद इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी अंडर एक्शन ऑफ फोर्स। यानी स्टैटिक्स में किसकी डील करेंगे? जब फोर्स लगाने के बाद भी आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में एज इट इज बनी हुई है, उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। फोर्स लगाने से पहले जो पोजीशन बॉडी की थी, फोर्स लगाने के बाद भी वही पोजीशन, वही कंडीशन बॉडी की बनी हुई है, तो वो आपकी स्टैटिक्स के अंदर आएगी। देखिए, बॉडी में भी आइदर एट रेस्ट और मूव विद ए कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था। ठीक है नहीं? तो इक्विलिब्रियम कंडीशन या स्टैटिक कंडीशन केवल यही नहीं होती कि बॉडी आपकी रेस्ट में एक जगह रखी है। अगर कोई यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, मोशन में है, लेकिन फोर्स लगाने के बाद भी उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो वो भी आपकी स्टैटिक्स में ही है। क्लियर हो गई बात? चलिए अब हम डायनेमिक पे चलते हैं, क्योंकि जो आपकी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स था वो स्टैटिक और डायनेमिक 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। तो डायनेमिक की अगर बात करें तो डायनेमिक क्या है? डायनेमिक भी एक मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, लेकिन डायनेमिक्स में क्या होगा? डायनेमिक्स में आपका जो बॉडी होगी, बॉडी मोशन में तो है, लेकिन फोर्स लगाने के बाद उसके मोशन में चेंज हो रहा है, उसके मोशन में चेंज हो रहा है, चाहे डायरेक्शन चेंज हो रही हो, चाहे वेलोसिटी चेंज हो रही हो, एक्सीलरेशन चेंज हो रहा हो, कुछ ना कुछ चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, डायनेमिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट इन मोशन। बॉडी आपकी मोशन में है और फोर्स लगाने के बाद उसकी कंडीशन में चेंज हो रहा है, तो वो आपकी डायनेमिक कंडीशन कहलाएगी। अब डायनेमिक कंडीशन आपकी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक काइनेटिक और काइनेमेटिक्स। काइनेटिक और काइनेमेटिक्स में केवल इतना सा चेंज है। देखिए, आपकी जो बॉडी में चेंज हो रहा है, जो बॉडी की कंडीशन में चेंज हो रहा है, वो बॉडी की कंडीशन किसकी वजह से चेंज हो रही है? फोर्स की वजह से। भाई, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में हम फोर्स ही तो लगा रहे हैं, फोर्स से चेंज हो रहा है। तो अगर मैं उस फोर्स का कंसीडरेशन कर रहा हूं, कि यहां पर आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी के अंदर जो चेंज हो रहा है वो कितने फोर्स की वजह से हो रहा है, मैं फोर्स का कंसीडरेशन कर रहा हूं, तो वो आपका काइनेटिक्स कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? मैं ये भी देख रहा हूं कि बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी में कितना चेंज है, आपके जो है एक्सीलरेशन में कितना चेंज हो रहा है, आपकी कितनी डिस्टेंस वो कवर कर रहा है, और साथ ही साथ मैं ये भी देख रहा हूं कि जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो कितने फोर्स की वजह से हुआ, तो वो आपकी काइनेटिक्स कहलाएगी। क्लियर हो गई बात? अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। काइनेमेटिक्स में क्या होता है? काइनेमेटिक्स में हम फोर्स का कंसीडरेशन नहीं करते। यहां पर हम केवल ये देखते हैं कि बॉडी में क्या चेंज हो रहा है, बॉडी में वेलोसिटी चेंज हो गई, एक्सीलरेशन चेंज हो गया, डिस्टेंस चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया, बस इतना देखते हैं। ये नहीं देखते कि भाई ये जो चेंज हुआ ये कितने फोर्स की वजह से हुआ, यानी यहां पर फोर्स का कंसीडरेशन नहीं होता, तो वो काइनेमेटिक्स कंडीशन में चला जाता है।
तो ये चेंज है काइनेटिक और काइनेमेटिक्स के अंदर। देखिए काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विदाउट कंसिडरेशन ऑफ द कोज ऑफ द मोशन। जो मोशन आपका चेंज हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, उसका कारण क्या है, उस पर नहीं जाते। और यहां पर देखिए काइनेटिक्स में काइनेटिक इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी विद कंसिडरिंग द कोज ऑफ मोशन। यहां पर जिसकी वजह से मोशन में चेंज हुआ है उसका कंसिडरेशन होगा, यहां पर नहीं होगा। बस ये चेंज है काइनेटिक और काइनेमेटिक्स में। क्लियर हो गई बात। और काइनेमेटिक्स केवल और केवल किस पर डील करेगा, काइनेमेटिक्स आपका स्पेस टाइम रिलेशनशिप पर जो है डील करेगा। भाई कितनी डिस्टेंस है, कितना आपका जो है वेलोसिटी है, कितना एक्सीलरेशन है, ये सब चीजें जैसे कि आपकी जो है इसके काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाती है। लेकिन इसके अंदर काइनेमेटिक्स के अंदर फोर्स का डिस्कशन बिल्कुल भी नहीं होगा, और काइनेटिक में फोर्स का डिस्कशन जरूर होगा। तो ये तो भैया इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, कितने टाइप्स की है, और किसमें किस किस तरह से हम कंसिडरेशन करते हैं। ये पूरा बेसिक हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए जैसे कि मैंने आपको रिजिड बॉडी बताई थी, बॉडी को भी समझना जरूरी होता है, क्योंकि जितना भी हम आगे चलते चलेंगे तो रिजिड बॉडी, बॉडी इलास्टिक बॉडी, ये सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं वर्ड यूज होते रहते हैं, तो इनका बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो देखिए बॉडी क्या होती है, अगर मैं बॉडी की बात करूं, बॉडी क्या होती है, बहुत सारे पार्टिकल को मिलाकर एक डेफिनेट शेप बन जाती है, उसे बॉडी कहा जाता है। भाई छोटे छोटे पार्टिकल को मिलाओ, जैसे मिट्टी है, मिट्टी के छोटे छोटे कणों को मिला के लोग घर बना लेते हैं, तो वो बॉडी तो कहलाएगी। ठीक है नहीं, तो इसी तरीके से देखिए बॉडी हैज ए डेफिनेट शेप एंड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। बॉडी आपकी एक डेफिनेट शेप होगी जिसके अंदर आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स यूज हुए होंगे, उसके बहुत सारे नंबर ऑफ पार्टिकल को जोड़कर क्या बनाई जाती है, जो एक डेफिनेट शेप बनाई जाती है, वो बॉडी कहलाती है। क्लियर हो गई, ये तो हो गई बॉडी। बॉडी के बाद आपकी रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होती है, रिजिड बॉडी वो बॉडी होगी जिसमें कि जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद बॉडी की डायमेंशन में कोई चेंज नहीं होता, उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर दो पार्टिकल, जैसे कि कोई बॉडी है आपकी, अगर हम देखें यहाँ पर बात करें, जैसे कि ये आपकी इस तरह से पार्टिकल है, इस तरह से पार्टिकल को मिलाकर हमने एक बॉडी बनाई। ठीक है नहीं, तो यहाँ पर जब मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इन पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस है, इन पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के अंदर कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। फोर्स लगाने से पहले पार्टिकल के बीच की जो डिस्टेंस थी, फोर्स लगाने के बाद भी पार्टिकल के बीच की वही डिस्टेंस आपको मिलेगी। तो ये आपका कहलाएगा क्या, ये आपका कहलाएगा रिजिड बॉडी। ये आपका क्या कहलाएगा, रिजिड बॉडी कहलाएगा। क्लियर हो गई बात। तो देखिए अ बॉडी इन विच डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल रिमेन कांस्टेंट, दैट इज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज व्हेन इट इज एक्टेड अपॉन बाय ए फोर्स सिस्टम, इट इज कॉल्ड रिजिड बॉडी। यानी किसी भी बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे, ना तो उसकी शेप चेंज होगी, ना उसका साइज चेंज होगा, और ना ही उसके जो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस है, ना ही उसमें आपको चेंज देखने को मिलेगा। तो यह हो गई आपकी रिजिड बॉडी। ठीक है, थर्ड आपकी इसके अंदर आती है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है जी, इलास्टिक बॉडी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इलास्टिक बॉडी डेट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन द रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। जैसे कि रबड़ देखी होगी आपने, रबड़ को ऐसे खींचते हैं और जैसे ही आप फोर्स को हटाते हैं तो रबड़ अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाती है, उसे कहा जाता है इलास्टिक बॉडी। कि फोर्स जब हम लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स को रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी पुरानी शेप में वापस चली जाती है, वो होती है जी इलास्टिक बॉडी। तो इलास्टिक बॉडी आपकी क्या है, डेट रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप, जो अपनी ओरिजिनल शेप को रिगेन यानी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस चली जाती है। कब, जब हम किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव कर देते हैं, उसका साइज और उसकी शेप रिगेन हो जाती है, वो अपने पुराने साइज पुरानी शेप में पहुंच जाती है जब हम एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं। तो ये आपको देखिए समझ में आ गया होगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है, बॉडी क्या है, रिजिड बॉडी क्या है, इलास्टिक बॉडी क्या है। ये बेसिक है, बेसिक समझोगे तो आगे कोई समस्या आपको नहीं आने वाली। नेक्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है फोर्स का। आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी पढ़ा होगा फोर्स क्या होता है, वही यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। कोई नया नहीं है कि भाई फोर्स की डेफिनेशन जो है वो चेंज हो जाती है मगर इंजीनियरिंग में आकर, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल वही बेसिक है, बस यहाँ पर थोड़ा डीपली पढ़ते हैं। ठीक है नहीं, इतना सा चेंज होता है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर फोर्स की। तो फोर्स को समझते हैं कि फोर्स है क्या। देखिए जनरली अगर हम बात करें, जैसे कि भाई एक पत्थर है, बहुत बड़ा पत्थर है, जैसे कि आप पहाड़ों पर घूमने गए, आपने पत्थर देखा और आपने सोचा कि चलो भी मैं इस पत्थर को हिला देता हूं, तो आपने पत्थर पर फोर्स लगाया।
पत्थर पर फोर्स तो लगाते हैं ऐसे, तो जब आपने पत्थर पर फोर्स लगाया तो क्या उसकी पोजीशन में कोई चेंज हुआ? नहीं हुआ। पत्थर एज इट इज अपनी शेप में बना हुआ है, लेकिन आपने कोशिश तो की, उसकी जो है उसकी जो पोजीशन है उसे चेंज करने की, लेकिन नहीं हुई। और वहीं अगर मैं आपको एक ग्लास दे दूं, आपको कहूं भी इस ग्लास को आप थोड़ा सा धक्का दो, आप उस ग्लास को या कोई भी हल्का फुल्का कोई सामान है उस पर आप फोर्स लगाएंगे, उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, होगी नहीं होगी? तो फोर्स जो होता है, फोर्स किसी भी बॉडी की जो पोजीशन होती है उस पोजीशन को चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। जरूरी नहीं है कि चेंज ही हो जाए। आपके घर में दीवारें हैं, मेरे को भी इस दीवार को थोड़ा पीछे हटा दो, नहीं होगा। आप फोर्स भी लगाएंगे तब भी नहीं होगा, लेकिन शेप चेंज नहीं हो रही, लेकिन फोर्स तो आपने लगाया है ना, फोर्स तो लगाया आपने, ठीक है नहीं? तो फोर्स क्या करता है, देखिए, फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट। फोर्स क्या होता है? एक्सटर्नल एजेंट होता है जो एक्सटर्नली बाहर से अप्लाई किया जाता है किसी भी बॉडी पर। विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, ये जो लाइन है ये है विच चेंज और टेंड्स टू चेंज, जो चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है, किसे? स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम, और फोर्स इज डिफाइंड एज द एक्सटर्नल स्पीड और डायरेक्शन ऑफ ए सिस्टम। ये और के बाद दूसरी डेफिनेशन आपकी यहां से स्टार्ट हो जाती है, तो यहीं तक आप समझे, यहां तक, ठीक है नहीं? कि फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी की स्पीड को या आपका जो है डायरेक्शन को या उसकी पोजीशन को, पोजीशन भी इसके अंदर लिख सकते हैं, चेंज करने की कोशिश करता है या चेंज कर देता है। क्लियर हो गई बात? चलिए, और दूसरी डेफिनेशन में हम कह सकते हैं कि फोर्स इज डिफाइंड एज एन एक्सटर्नल कोज दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ द बॉडी वंस अप्लाइड। स्टेट ऑफ द बॉडी का मतलब जो उसकी पोजीशन होती है। तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम है। तो चलिए, फोर्स की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे, ये आपका देखिए जो छोटे से आप भी होंगे, आपने भी इस तरह की गाड़ी चलाई होगी, तो ये पीछे से देखिए फोर्स लगा रहे हैं तो ये गाड़ी आगे चल रही, ठीक है नहीं? इसने F1 फोर्स लगाया, इसने F3 या F2 फोर्स लगाया, दोनों का कॉम्बिनेशन से गाड़ी आगे चल गई, ठीक है नहीं? तो दोनों का सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो गाड़ी तेजी से आगे चलेगी। यहाँ पर ये देखिए टेबल रखी है, इस टेबल को ये आगे खिसका रहा है, तो ये जिस पोजीशन में है, अगर ये हल्की होगी तो आगे खिसक जाएगी, भारी होगी तो शायद ना खिसके, लेकिन फोर्स तो लगा ही रहा है, यानी वो चेंज कर भी सकता है, चेंज करने की कोशिश भी कर सकता है। चलिए, तो ये तो देखिए आपका फोर्स था। अब फोर्स के बाद अगर हम बात करते हैं कि फोर्स से होता क्या है, फोर्स से अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है, फोर्स से अगर बॉडी के अंदर कोई चेंज आता है, उसके मोशन में चेंज होता है, तो वो या तो एक्सीलरेट होगी या डी एक्सीलरेट होगी, ठीक है नहीं? एक्सीलरेट कब होगी? जब उसकी स्पीड बढ़ेगी, और डी एक्सीलरेट कब होगी? जब उसकी स्पीड घटेगी, ठीक है नहीं? भाई मान लिया जैसे कि ये गाड़ी है, अगर आप इसे आगे की ओर धक्का देंगे तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, लेकिन अगर आप इसे पीछे की तरफ खींचेंगे तो उसकी स्पीड घटेगी। तो दोनों तरह की कंडीशन बन सकती है, स्पीड घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है। शर्त यह है कि आप जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वो मोशन की डायरेक्शन में लगा रहे हैं, मोशन की अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है नहीं? और फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी आपको पता होगा, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड को कंसिडरेशन दिया जाता है, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी कंसिडरेशन किया जाता है कि भाई 10 किलो न्यूटन का अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये जरूरी है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस गाड़ी पर फोर्स लगाओ 10 किलो न्यूटन का, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आगे की तरफ लगाना या पीछे की तरफ, यानी डायरेक्शन भी आपको देनी पड़ेगी। इसलिए फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको किसकी आवश्यकता पड़ती है? आपको डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ती है। क्लियर हो गई बात? तो फोर्स आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये बेसिक आपको पता होना चाहिए। यूनिट की अगर बात करूं तो देखिए, फोर्स को तो एक तो कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये आपको पता है, और एफ इज इक्वल टू एम में होता है, ये भी आप जानते हैं। एम यहाँ पर क्या है? एम आपका मास है, जो भी बॉडी, इस बॉडी पर आप फोर्स लगा रहे हैं उसका मास, और ए है एक्सीलरेशन, कि उस बॉडी के अंदर कितना एक्सीलरेशन क्रिएट हो रहा है फोर्स लगाने की वजह से। तो F इज इक्वल टू एम में मास इंटू एक्सीलरेशन से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। यूनिट यहीं से निकल जाएगी। देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई फोर्स की यूनिट क्या है, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, ये अगर आपको फॉर्मूला पता है तो फॉर्मूले से यूनिट कैलकुलेट हो जाती है। आपको पता है मास को हम किलोग्राम में मेजर करते हैं, एमकेएस या एसआई स्टैंडर्ड यूनिट में, और आपका जो ए है
एक्सीलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये बिल्कुल बेसिक है, इतना आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा इंटर तक। तो यहां से जो फोर्स की यूनिट निकल कर आती है, फोर्स की यूनिट निकल कर आती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर 1 न्यूटन के इक्वल होता है, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को मैं न्यूटन से भी रिप्लेस कर सकता हूं। आपने जनरली अगर कहीं पर फोर्स की यूनिट यूज की होगी तो जनरली न्यूटन ही यूज करते हैं, लेकिन न्यूटन जो का है क्या, न्यूटन क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। तो ये हो गया जी आपका फोर्स। तो फोर्स मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि फोर्स होता क्या है। फोर्स के बाद आती है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोर्स। फोर्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, या फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए किन किन बातों का पता होना जरूरी है। तो यहां पर आपका आता है, देखिए मैं आपको बता दूं, एक आपका आता है मैग्नीट्यूड, एक आता है डायरेक्शन, एक आता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक होता है लाइन ऑफ एक्शन। यानी किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए ये चारों पॉइंट आपको पता होने चाहिए। अगर ये चारों पॉइंट आपको नहीं पता तो फिर आप जो है फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। सबसे पहली बात करूं मैग्नीट्यूड की, तो मैग्नीट्यूड आपको ये बताता है कि भाई कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है, कितने न्यूटन का फोर्स लगाना है, 10 न्यूटन का, 20 का, 30 का, 40 का। ये जैसे कि यहां पर आप ये रेड लाइन देख रहे होंगे, ये रेड लाइन ये बता रही है कि कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगाओ। तो ये तो हो गया जी मैग्नीट्यूड, ठीक है। ज्यादा फोर्स लगाना है, कम लगाना है, तो ये आपका मैग्नीट्यूड कहलाता है, कितने न्यूटन का फोर्स, ठीक। उसके बाद डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, किस डायरेक्शन में फोर्स लगाना है। जैसे कि यहाँ को आपको दिख रहा होगा, ये आपको जो आप बताएंगे भाई, जैसे कि ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये वाई एक्सिस है, तो आप क्या बताएंगे कि भाई आपका जो फोर्स है वो एक्स एक्सिस में लगना है या वाई एक्सिस के डायरेक्शन में लगना है, या कितने एंगल पर लगना है। फोर्स आपका कितने एंगल पर लगेगा वो आपका कहलाएगा डायरेक्शन। यहां पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि यहां पर मैं कह दूं कि भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री ऊपर की ओर फोर्स लगेगा। भाई नीचे चले जाओगे तो 30 डिग्री नीचे की ओर लग जाएगा। तो जो आपका ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में 30 डिग्री ऊपर की ओर आपका फोर्स लग रहा है, तो डायरेक्शन का होना जरूरी है। और चला मैंने सीधा ऐसे फोर्स लगा दिया, ठीक है नहीं, तो वहां से आपको मैग्नीट्यूड तो आपने तो नहीं लगाया, लेकिन डायरेक्शन पता ना होने की वजह से उतना इफेक्ट उस फोर्स का नहीं पड़ा। तो यहां पर आपको यह भी पता होना चाहिए कि कितने एंगल पर, किस एक्सिस से कितने एंगल पर आपको किस कोऑर्डिनेट में फोर्स लगाना है, ये आपकी डायरेक्शन बताती है। डायरेक्शन के बाद आती है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, किस पॉइंट पर फोर्स लगाना है। मान ले मैंने कहा भाई बस में धक्का लगाओ, ठीक है नहीं, तो पता चल भाई जनरली बस में पीछे से धक्का लगता है, पता चला कोई आगे, किसी ने आगे से पीछे धक्का लगा दिया, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस पॉइंट पर लगाना है लोड, ठीक है नहीं। तो लोड, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इस पॉइंट पर लोड लग रहा है, तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एक्शन, कि इस पॉइंट पर लोड लगा, इस पॉइंट पर लोड लग रहा है। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड, ये हो गई डायरेक्शन, ये हो गई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन या पॉइंट ऑफ एक्शन। और लास्ट इसके अंदर आता है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है, देखिए आपको पता है कि भाई इस लाइन में फोर्स लगना है, इतने एंगल पर लगना है, इस पॉइंट पर लगना है, लेकिन ऊपर की ओर लगना है या नीचे की ओर लगना है, इसे लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है। इसे लाइन ऑफ एक्शन या सेंस ऑफ डायरेक्शन भी कह देते हैं कि भाई फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की ओर है नीचे की तरफ। जैसे कि मैंने कहा कि बस में पीछे से धक्का लगाना है, तो पता चला पीछे से भी तो दो तरह से फोर्स लग सकता है, एक आगे की तरफ या एक उसे पीछे की तरफ खींच लो, होगा नहीं होगा। तो आपको ये बताना है कि पीछे की तरफ फोर्स लगाना है और आगे की डायरेक्शन में लगाना है, ठीक है नहीं, कितने मैग्नीट्यूड का लगाना है और किस डायरेक्शन में लगाना है, ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। तो फोर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, लाइन ऑफ एक्शन, इन चारों कैरेक्टरिस्टिक का पता होना जरूरी है। आगे बात करते हैं सिस्टम ऑफ फोर्स की। देखिए अभी तो मैंने आपको बताया फोर्स, अभी तो मैंने केवल फोर्स की बात की है। ये सिस्टम ऑफ फोर्स क्या है? सिस्टम ऑफ फोर्स क्या होता है? जैसे कि किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगा हुआ, किसी बॉडी पर एक सिंगल फोर्स लग रहा है तो उसे फोर्स कह सकता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी बॉडी पर 2 फोर्स लग रहे हैं, 3 लग रहे हैं, 4 लग रहे हैं, 5 लग रहे हैं, इस तरह से बहुत सारे अगर फोर्स लग रहे हैं, तो वहां पर आप उसे क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे सिस्टम ऑफ फोर्स। क्या कहेंगे? सिस्टम ऑफ फोर्स। तो किसी भी बॉडी पर जब भी मोर देन 1 फोर्स आपको लगा हुआ मिलेगा तो वो सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाता है कि इस बॉडी पर एक सिस्टम ऑफ फोर्स लगा है।
तो जहां सिस्टम ऑफ फोर्स वर्ड यूज हो रहा है समझो वहां पर जो फोर्स है वो एक से ज्यादा है, वो एक से ज्यादा। से किसी बस पर आप धक्का लगा रहे तो बस आप अकेले तो हिला नहीं पाएंगे, 5-7 व्यक्ति धक्का लगा रहे होंगे तो सबका अलग अलग मैग्नीट्यूड लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा। तो वो क्या है, वो एक सिस्टम ऑफ फोर्स है। अगर आप अकेले कहीं धक्का लगा रहे हैं तो वो फोर्स है, एक से ज्यादा फोर्स लग रहा है तो वो आपका सिस्टम ऑफ फोर्स कहलाएगा, ठीक है नहीं। तो देखिए फोर्स सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ फोर्स दैट एक्ट एट सर्टेन पॉइंट। फोर्स सिस्टम आपका क्या है, फोर्स सिस्टम कलेक्शन ऑफ फोर्स है, फोर्स का कलेक्शन, नंबर ऑफ फोर्स का जो है कॉम्बिनेशन हो जाएगा जो किसी न किसी सर्टेन पॉइंट पर लग रहा, तो ये कहलाएगा आपका फोर्स सिस्टम। और ए फोर्स सिस्टम इज जस्ट ए वर्ड दैट डिस्क्राइब ए कलेक्शन ऑफ फोर्स। तो वही है कि फोर्स सिस्टम क्या है, एक जस्ट एक वर्ड है जिसको हम डिफाइन करते हैं कलेक्शन ऑफ फोर्स को। कलेक्शन ऑफ फोर्स को हम सिस्टम ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि इन रियल लाइफ मैनी ऑब्जेक्ट आर सब्जेक्टेड टू मोर देन वन फोर्स दैट इज सिस्टम ऑफ फोर्स। रियल लाइफ में जैसे हम देखते हैं कि किसी चीजों पर, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी बॉडी पर एक से ज्यादा फोर्स लगे हैं तो आप उसे सिस्टम ऑफ फोर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है फोर्स सिस्टम। फोर्स सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं या सिस्टम ऑफ फोर्स कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली जो है, मेनली अगर मैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन करूंगा तो 2 टाइप आपके निकल कर आएंगे, कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर। अब ये कोप्लेनर क्या है, नॉन कोप्लेनर क्या है, इन्हें भी समझेंगे। लेकिन आगे जाकर आपका जो कोप्लेनर है और जो नॉन कोप्लेनर है ये भी आगे जाके सब पार्ट में डिवाइड हो जाता है। कोप्लेनर के 4 पार्ट है और नॉन कोप्लेनर के 3 पार्ट है। तीन नॉन कोप्लेनर के हैं, ये कोप्लेनर के भी है, नॉन कोप्लेनर के भी है। बस कोप्लेनर में एक एक्स्ट्रा जाता है कोलिनियर, ठीक है नहीं। तो देखिए कोप्लेनर के 4 सब आपके पार्ट मिलेंगे, कोलिनियर, कॉनकरेंट, पैरेलल, नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल। और यहाँ पर देखिए कॉनकरेंट, पैरेलल, नॉन कॉनकरेंट, नॉन पैरेलल ये नॉन कोप्लेनर के भी है, कोलिनियर को छोड़कर बाकी ये तीनों इसमें भी मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो धीरे धीरे एक एक करके इनके बेसिक को समझेंगे, बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है, आसानी से आप समझ भी लेंगे, ठीक है नहीं। तो सबसे पहले फोर्स सिस्टम को हमने समझ लिया, पहले कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर को समझते हैं। इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये समझेंगे, फिर नीचे इनके पार्ट को यहाँ पर हम धीरे धीरे समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोप्लेनर। देखिए कोप्लेनर अगर आप नाम पर चलेंगे, कोप्लेनर का मतलब कॉमन प्लेन, कोप्लेनर का मतलब कॉमन प्लेन, यानी अगर सारे के सारे फोर्स एक कॉमन प्लेन में लगे होंगे तो वो कहलाएंगे कोप्लेनर। और अगर सारे के सारे फोर्स एक प्लेन में नहीं लगे हुए हैं, एक से ज्यादा प्लेन में लगे हुए हैं, वो कहलाएगा नॉन कोप्लेनर। सिंपल सी डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये आपका एक प्लेन, ठीक है। एक प्लेन का मतलब, अगर मैं यहाँ पर प्लेनर की बात कर रहा हूँ तो प्लेनर का मतलब 2D की बात है, 2 डायमेंशनल, 2 एक्सिस देखने को मिलेंगे। और आपका अगर कोप्लेनर नहीं है, नॉन कोप्लेनर है, तो वहां पर जो आपके एक्सिस होंगे वो एक्सिस आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके एक्सिस 3D में हो जाएंगे, 2 से ज्यादा एक्सिस वहां पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है नहीं। तो चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या आता है, यहाँ पर सबसे पहले आपका आता है कोप्लेनर फोर्स सिस्टम। कोप्लेनर फोर्स सिस्टम, तो कोप्लेनर फोर्स सिस्टम में आपको बस इतना ही कहना है कि भाई व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए सेट ऑफ फोर्स, जितने भी आपके फोर्स लगे हैं उन सभी के लाइन ऑफ एक्शन, लाइन ऑफ एक्शन का मतलब देखिए ये F1 फोर्स लग रहा है तो ये जो लाइन होती है इसे लाइन ऑफ एक्शन कहा जाता है, ठीक है नहीं। लाइन ऑफ एक्शन जिस पॉइंट की तरफ बढ़ रही है तो ये सारे के सारे लाइन ऑफ एक्शन है, जितने भी आपके फोर्स है ये सारे के सारे एक सिंगल प्लेन में लाई कर रहे हैं तो ये कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। और अगर आपके जो फोर्स है वो सिंगल प्लेन में लाई ना करे और एक से सिंगल प्लेन में लाई ना करके एक से ज्यादा प्लेन में लाई कर रहे हो, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, एक प्लेन ऊपर है, एक ही है, एक ही है, एक फोर्स यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, एक यहाँ दिख रहा है, यानी 3 फोर्स है, तीनों अलग अलग प्लेन में लगे, यानी एक से ज्यादा प्लेन में फोर्स लग रहे हैं तो ये आपका नॉन कोप्लेनर फोर्स सिस्टम कहलाएगा, ठीक है। तो कोप्लेनर और नॉन कोप्लेनर क्या होता है ये तो आप समझ गए होंगे, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है नहीं। तो अब इनके सब पार्ट की बात कर लेते हैं। जैसे कि कोप्लेनर का पहला सब पार्ट आता है कोलिनियर। कोलिनियर कोप्लेनर में तो होता है लेकिन नॉन कोप्लेनर में नहीं होता। तो कोलिनियर, देखो कोलिनियर से पता चल जाएगा कॉमन लाइन। कोलिनियर का मतलब कॉमन लाइन, अगर सारे के सारे फोर्स किसी कॉमन लाइन में लगे हुए हो, एक ही लाइन में लग रहे हो, वो आपका कोलिनियर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स ऑफ ए सिस्टम एक्ट अलोंग द सेम लाइन दिस फोर्स सिस्टम इज कॉल्ड कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये 3 फोर्स लगे हैं P1 P2 P3 और तीनों एक ही लाइन में लगे, एक ही लाइन में
तीनों के तीनों एक लाइन में, तो ये आपका कोलिनियर फोर्स सिस्टम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कोलिनियर फोर्स सिस्टम। आगे बात करेंगे कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम की, ठीक है नहीं। कोलिनियर फोर्स सिस्टम आपको ध्यान रखना है कि कोलिनियर फोर्स सिस्टम हमेशा आपका जो होगा वो कोप्लेनर होगा, नॉन कोप्लेनर नहीं होगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात समझते हैं यहाँ पर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम की। तो कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम क्या होता है इसकी बात भी कर लेते हैं। कॉनकरेंट, देखिए कॉनकरेंट का मतलब होता है यहाँ पर कॉमन पॉइंट, सारे के सारे जो फोर्स है वो सारे के सारे किसी एक कॉमन पॉइंट पर आकर मिलेंगे, किसी ना किसी कॉमन पॉइंट पर आकर मिलेंगे, तो वो आपका कहलाएगा कॉनकरेंट। देखिए व्हेन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल फोर्स पास थ्रू ए सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। जिस पॉइंट पर सारे फोर्स आकर मिल रहे हैं वो पॉइंट आपका कहलाता है पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। क्या कहलाता है? पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी कहलाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये आपको यहाँ पर एक पॉइंट नजर आ रहा होगा O। इस O पॉइंट से ये F1, F2, F3, F4, F5 5 फोर्स लग रहे हैं। पांचों फोर्स इसी पॉइंट से होके जा रहे हैं, यानी एक सिंगल पॉइंट से होके सारे फोर्स जा रहे हैं, तो ये आपका कहलाएगा कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। जब सारा का सारे फोर्स, जितने भी कलेक्शन ऑफ फोर्स है वो सारे एक ही कॉमन पॉइंट से होकर गुजर रहे हो, तो वो आपका कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम कहलाएगा। क्लियर हो गई बात? और जिस पॉइंट से होकर जा रहे हैं उसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ कॉनकरेंसी। क्लियर हो गई बात? अब जो ये कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम है ये आपका कोप्लेनर का भी टाइप है, नॉन कोप्लेनर का भी टाइप है। कोप्लेनर का टाइप होगा तो ये आप देखिए यहाँ पर एक ही प्लेन में 5 फोर्स लगे हैं और एक सिंगल पॉइंट से होकर जा रहे हैं। इधर देखिए, इधर सारे के सारे देखिए, यहाँ पर ये पॉइंट है, यहाँ से एक ये 80 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, एक यहाँ से ये 150 का, एक 140 का, एक यहाँ पर देखिए 3 फोर्स लगे हैं, लेकिन तीनों के प्लेन अलग हैं, यानी एक से ज्यादा प्लेन में लगे हुए। तो यहाँ पर ये फोर्स कॉनकरेंट तो है क्योंकि 3 फोर्स है, तीनों एक ही पॉइंट से जा रहे हैं, लेकिन कोप्लेनर नहीं है। ये है आपका नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम। नॉन कोप्लेनर मैंने इसे लिखा क्योंकि आपके फोर्स एक से ज्यादा प्लेन में लगे हुए हैं, और कॉनकरेंट इसलिए लिखा क्योंकि तीनों फोर्स आपके एक सिंगल पॉइंट से होकर जा रहे हैं, ठीक है नहीं। तो ये तो हो गया आपका ये जो डायग्राम है कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का, ये हो गया नॉन कोप्लेनर कॉनकरेंट फोर्स सिस्टम का, ठीक है नहीं। तो चलिए इसके बाद हम आगे बात करते हैं। आगे आपका आता है पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्या आता है जी? पैरेलल फोर्स सिस्टम। अब ये पैरेलल फोर्स सिस्टम देखिए क्या होगा। पैरेलल फोर्स सिस्टम क्या होता है? पैरेलल फोर्स सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि पैरेलल फोर्स, सारे के सारे फोर्स पैरेलल लगे हुए, सारे के सारे फोर्स पैरेलल लगे हुए हैं। तो देखिए पैरेलल फोर्स सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर फोर्स whose line of action are parallel to one another। अगर जितने भी फोर्स किसी बॉडी पर लगे हुए हैं वो सारे के सारे एक दूसरे के पैरेलल है तो उसे पैरेलल फोर्स सिस्टम कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 4 फोर्स लगे हैं, चारों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल है ना, एक दूसरे के पैरेलल, तो ये पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। यहाँ पर देखिए ये F3, F6, F4 बहुत सारे फोर्स लगे हैं, सब एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये भी पैरेलल फोर्स सिस्टम कहलाएगा। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? जो पैरेलल फोर्स सिस्टम जो होता है वो कोप्लेनर का भी टाइप है, नॉन कोप्लेनर का भी टाइप है। तो यहां तो ये हो गया कोप्लेनर का टाइप, यहां ये किसका टाइप हो गया? कोप्लेनर का। कोप्लेनर का टाइप क्यों हो गया? ये कोप्लेनर का टाइप आपका इसलिए हो गया बच्चों क्योंकि यहां पर चारों फोर्स एक ही प्लेन में लगे हुए, ठीक है नहीं। और यहां पर जो है ये आपका नॉन कोप्लेनर का टाइप क्यों हो गया? क्योंकि यहां पर सारे फोर्स पैरेलल तो हैं, सारे फोर्स पैरेलल है लेकिन अलग अलग प्लेन में है। ये अलग प्लेन में है, ये अलग में है, ये अलग में है, एक से ज्यादा प्लेन में फोर्स लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं? तो ये आपका हो गया पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम आपका कोप्लेनर भी हो सकता है, नॉन कोप्लेनर भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। देखिए कॉनकरेंट आपने समझ लिया, पैरेलल आपने समझ लिया। अब नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल को समझने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। भाई नॉन कॉनकरेंट का मतलब क्या है कि सारे के सारे फोर्स एक पॉइंट से होकर ना जा रहे हैं, नॉन का मतलब तो ये हो गया। और नॉन पैरेलल का मतलब क्या हो गया कि सारे के सारे फोर्स एक दूसरे के पैरेलल भी ना हो, यानी अगर फोर्स एक पॉइंट से होके भी नहीं जा रहे और एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है तो वो हो जाएगा नॉन कॉनकरेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। जैसे कि ये डायग्राम आप देख रहे होंगे, यहाँ से F1, F2, F3, F4 4 फोर्स है। देखो F3 इस पॉइंट से होकर जा रहा है, F1, F2 कॉमन पॉइंट से जा रहे हैं बस, F4, F3 उस पॉइंट से होकर नहीं जा रहे हैं, चारों के चारों फोर्स एक सिंगल पॉइंट से होकर नहीं जा रहे, तो ये हो गया जी नॉन कॉनकरेंट। और चारों फोर्स एक दूसरे के पैरेलल भी नहीं है तो ये हो गया नॉन पैरेलल,
ठीक है नहीं। तो ये हो गया आपका नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल। लेकिन ये चारे फोर्स एक ही प्लेन में लगे हुए हैं, देखो ए प्लेन लिखा हुआ, एक ही प्लेन में लगे हुए हैं। तो ये टाइप हो गया आपका किसका, ये टाइप आपका हो गया कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। और इधर वाला जो है ये हो गया नॉन कोप्लेनर नॉन कॉन्करेंट नॉन पैरेलल फोर्स सिस्टम। क्यों, इसलिए हो गया क्योंकि देखो तीन फोर्स है, ये दो तो पैरेलल है लेकिन ये पैरेलल नहीं, तो नॉन पैरेलल हो गए। ये तीनों के तीनों एक पॉइंट से होकर नहीं जा रहे तो नॉन करंट हो गया, और अलग अलग प्लेन में लगे हैं तो नॉन कोप्लेनर हो गया। तो नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल आपका क्या होगा, नॉन कोप्लेनर नॉन पैरेलल नॉन कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। तो ये आपको समझ में आ गई होंगी सारी चीजें कि ये है क्या, ठीक है। तो ये सब टाइप में मैंने आपको बता दी। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए मैंने आपको पैरेलल फोर्स सिस्टम बताया। पैरेलल फोर्स सिस्टम के दो पार्ट हो जाते हैं। पैरेलल फोर्स सिस्टम में आपको दो तरह के फोर्स देखने को मिल सकते हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। देखिए लाइक क्या होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक तीन फोर्स लगे, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है, जो एरो है, यानी तीनों फोर्स नीचे की तरफ लगे हुए, तीनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो अगर जो पैरेलल फोर्स है उनकी डायरेक्शन एक ही हो तो वो कहलाएगा लाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। और अगर जो डायरेक्शन है वो एक ना हो, पैरेलल तो है लेकिन कोई फोर्स ऊपर जा रहा है कोई नीचे जा रहा है, तो वो कहलाएगा अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। यहाँ पर देखिए ये 600 नीचे की ओर, 700 ऊपर की ओर, 500 नीचे की ओर, ये नीचे की ओर। भाई इसमें एक फोर्स तो ऐसा मिल गया जिसकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये हो गया अनलाइक पैरेलल फोर्स सिस्टम। तो पैरेलल फोर्स सिस्टम के भी दो सब पार्ट हो जाते हैं, एक लाइक एक अनलाइक। अगर डायरेक्शन सेम है तो लाइक, और डायरेक्शन सेम नहीं है तो अनलाइक हो जाता है, ठीक है। तो ये था सिस्टम ऑफ फोर्स। सिस्टम ऑफ फोर्स के बाद हम बात करते हैं मूवमेंट की। मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट को समझते हैं। देखिए मूवमेंट क्या है, मूवमेंट आपका क्या होता है। मूवमेंट देखिए मैं आपको बता दूं मूवमेंट क्या होता है। जैसे कि ये आपका यहाँ पर जैसे कोई आप जैसे कील आपने देख ली होगी कि आपने ये कील यहाँ पर दीवार में ठोक दी इस तरीके से। अगर मैं यहाँ पर कोई कील पर कोई वजन लटकाऊंगा तो कभी कभी आपने देखो कील निकल के बाहर आ जाती है। क्यों आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट हो जाता है। आप जैसे ही फोर्स लगाएंगे वो ऐसे मूवमेंट मूव करने लगेगी, ठीक है नहीं, एक एक्सिस के अबाउट रोटेट करने लगती है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका होगा कि इसका ये जो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट के अबाउट ये मूव कर रही है और ये आपका मूवमेंट हो जाता है। मूवमेंट की वजह से बाहर निकलने गिर जाती है। तो मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट आपका होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। जैसे कि आपने यहाँ पर फोर्स, यहाँ पर वजन लटका है तो ये फोर्स लग रहा है और ये डिस्टेंस इस पॉइंट से कितनी है। अगर मैं इस फोर्स की इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दूंगा आपको पता चल जाएगा कि इस पॉइंट पर कितना मूवमेंट लग रहा है, ठीक है नहीं। तो मूवमेंट आपकी क्या होती है, टर्निंग इफेक्ट होता है, फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। भाई आपने लगाया तो फोर्स, लेकिन इस फोर्स की वजह से इसके अंदर टर्न ये घूमनी शुरू हो गई, तो टर्निंग इफेक्ट किसी भी फोर्स का क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है। ध्यान रखिएगा। तो देखिए द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज नोन एज मूवमेंट ऑफ फोर्स। जो किसी भी फोर्स के टर्निंग इफेक्ट को क्या कहा जाता है, आपका कहा जाता है मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है नहीं। चलिए अब देखिए द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज द प्रोडक्ट। मूवमेंट ऑफ फोर्स आपका क्या है, मूवमेंट ऑफ फोर्स आपका प्रोडक्ट है। किसका प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है, देखिए प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिलेशन, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रोटेशन। जैसे कि यहां पर आप देख रहे होंगे ये आपके जो यहाँ पर ये आपको बार दिख रही है, ये इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है, और मैंने यहाँ पर देखिए इस पॉइंट पर फोर्स लगाया, इस पॉइंट पर मैंने फोर्स लगाया है, इस पॉइंट पर मैंने फोर्स F लगाया। तो यहां से यहां तक अगर आप इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही कितनी है, D है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, D है। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा, इस फोर्स का इस पॉइंट का मूवमेंट हो जाएगा F इंटू डी, F इंटू डी। यानी ये फोर्स यहां से कितना टर्निंग इफेक्ट जनरेट करेगा, F इंटू डी, F इंटू डी, ठीक है। तो फोर्स की टर्निंग इफेक्ट को मूवमेंट क्या कहा जाता है, मूवमेंट कहा जाता है। और मूवमेंट भी आपका क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। इसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट की जाती हैं। और इसकी यूनिट क्या होगी, देखो भाई सीधी सी बात है, आपका मूवमेंट क्या है, आपका मूवमेंट को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। ये आ गया आपका F इंटू डी। और आप जानते हैं फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर। तो इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। तो मूवमेंट की यूनिट क्या होगी, न्यूटन मीटर हो गई। चलिए तो मूवमेंट भी आपको समझ में आ गया हो गया कि किसी भी फोर्स की टर्निंग टेंडेंसी को या टर्निंग इफेक्ट को मूवमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कपल की। ये देखिए यहाँ पर कपल लिख लीजिएगा, ये आपका मूवमेंट है ऊपर लिखा हुआ, ठीक है। ये यहाँ से कट करके इसे लिख लीजिएगा कपल।
ठीक है। वैसे तो आपका जो कपल होता है ये भी मूवमेंट का ही एक टाइप होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए कपल क्या होता है, ये सबसे जनरल एप्लीकेशन होता है कपल का, ठीक है नहीं। मूवमेंट जो है ये भी एक तरह से देखो, आपने देखा होगा जैसे कि पानी की टंकी है, इस पानी की टंकी को खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, इस पानी की टंकी को खोलने के लिए आपको दोनों साइड से देखिए इधर भी और इधर भी अपोजिट डायरेक्शन में, इधर तो लगाओगे इस डायरेक्शन में फोर्स, इधर लगाओगे इस डायरेक्शन में फोर्स, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं और वहां से टर्निंग इफेक्ट जनरेट करते हैं। टर्निंग इफेक्ट करते नहीं करते हैं, या ताले में चाबी लगाते हैं, ताले में चाबी लगाएंगे तो क्या करेंगे, चाबी को ऐसे पकड़ेंगे और दोनों तरफ से इस तरह से फोर्स लगाएंगे, या बोतल का ढक्कन खोलेंगे, ठीक है नहीं, या पेचकस वगैरह चलाएंगे, पेचकस चलाएंगे, ठीक है नहीं। तो ये क्या होता है, ये आपका वहां से कपल जनरेट करता है। जब आप सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर लगाते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, तो वहां से जो मूवमेंट जनरेट होता है उसे कपल कहा जाता है, ठीक है नहीं। तो देखिए कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्स, कपल के अंदर दो पैरेलल फोर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि डायग्राम में देखिए ये आपका कैपिटल डी डिस्टेंस है, जैसे कि पानी की टंकी खोलते हैं तो आप थोड़ा जितना फोर्स ऊपर लगाएंगे इतना इधर लगाएंगे, दोनों तरफ से सेम फोर्स लगाएंगे लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से आपका जो ये टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा दो पैरेलल फोर्स लगाने पर, ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका कपल कहलाता है। क्या कहलाता है, कपल कहलाता है। तो देखिए कपल कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल फोर्स that are equal in magnitude, opposite in direction and do not share a line of action। यानी दोनों फोर्स आपके पैरेलल होंगे, दोनों फोर्स आपके अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, और साथ ही साथ आपको इतनी बात भी ध्यान रखनी है कि डू नॉट शेयर ए लाइन ऑफ एक्शन, वो दोनों सेम लाइन ऑफ एक्शन को शेयर नहीं करेंगे। सेम लाइन ऑफ एक्शन का मतलब कोलिनियर नहीं होंगे। क्लियर हो गई बात। चलिए तो ये हो गया जी आपका कपल। और रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ए कपल इज जीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्स की बात करूं, देखिए यहां से केवल टर्निंग इफेक्ट जनरेट होता है लेकिन फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो जीरो होता है। देखिए ये एफ आपको ऊपर की जा रहा है, ये एफ नीचे की ओर जा रहा है, तो दोनों का ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, तो रिजल्टेंट जो इनका फोर्स का निकल के आएगा वो तो आएगा जीरो, वो आपका जीरो आएगा। लेकिन यहां से आपको इतनी बात ध्यान रखनी है कि इनका जो इफेक्ट होगा वो आपका टर्निंग इफेक्ट जनरेट होगा, ठीक है नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, जीरो, बट द रिजल्टेंट ऑफ कपल इज नॉट जीरो, इट इज प्योर मूवमेंट। कपल को प्योर मूवमेंट कहा जाता है कि ये केवल एक टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है। इससे चीजों को टर्न तो कर सकते हैं लेकिन पोजीशन को चेंज नहीं कर सकते, टर्न हो सकती है, ठीक है नहीं। जैसे कि बोतल के ढक्कन को आप घुमा सकते हैं, ठीक है नहीं, वहां से केवल टर्न होगा, या पेचकस को आप केवल घुमा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है नहीं। तो जो इनकी दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी, दोनों फोर्स के जो बीच की डिस्टेंस होगी उसे आर्म या लीवर ऑफ द कपल कहा जाता है। ये जो डी डिस्टेंस है ये आर्म, कपल की आर्म या कपल की क्या कहलाएगी, लीवर ऑफ द कपल कहलाएगा। एग्जाम्पल इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि कार में स्टीयरिंग व्हील हो गया, वाटर टैप को खोलना, आपका लॉक को खोलना चाबी से, या आपका जो है वाटर बोतल को खोलना, या स्क्रू ड्राइवर को टर्न करना, ये सारे के सारे आपके किसके एग्जाम्पल है, कपल के। मैंने देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिए हैं, ये आप यहाँ पर देखिए वाटर टैप को खोल रहे हैं, यहाँ पर बोतल को खोल रहे हैं, ये आपका जो है ये आप जो साइकिल चलाते हैं तो ये भी आपका टर्निंग इफेक्ट जनरेट करता है, ये आपका स्क्रू ड्राइवर हो गया, ये आपका यहाँ पर स्टीयरिंग हो गया। तो कुल मिला के जो बेसिक था मैकेनिक्स का, जो बेसिक आप आगे जाके समझेंगे, छोटी छोटी चीजें जो जनरल लाइफ में यूज होता है उन्हें मैंने डिस्कशन किया। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। जो आपका टाइप्स ऑफ फोर्स है उसके क्या इफेक्ट है ये अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक आप बेसिक को अच्छे समझ लीजिएगा, हर एक पॉइंट आगे जाके यूज होगा, इसलिए मैंने इनका डिस्कशन किया है। तो आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, थैंक यू।